हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, यूपी पीटी के लिए जो प्रैक्टिस सेट को हम लोग कवर कर रहे हैं वो घटना चक्र तो सीरीज है, जो कि 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। 10 के 10 की प्रैक्टिस सेट जो है हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है अपलोड कर दिया है, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लीजिए। वहाँ पर आपको जो है 10 का 10 जो प्रैक्टिस सेट है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से डाउनलोड करके अच्छे से आप रिवाइज कर सकेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम कवर करेंगे वो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है और यहाँ पर जी के जीएस को रिवीजन के तौर पर हम लोग कवर करेंगे। 10 के 10 प्रैक्टिस सेट जो दिए गए हैं उनको अच्छे से सॉल्व कीजिए। जैसे कि आपका सबसे ज़्यादा जो पोर्शन आने वाले हैं सिलेबस क्रमांक 13, 14, 15 हो गया। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे 10-10 क्वेश्चन है। जैसे गद्यांश का है, उसको पढ़ करके आपको आंसर देना है। टेबल है, ठीक है, ग्राफ है। इन क्वेश्चंस जो है आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है और पीडीएफ हमने प्रोवाइड कर दिया है 10 सेट की। ठीक है, तो इनको अच्छे से लगा लीजिए। उसके बाद जीके, जेके और जीएस के जो क्वेश्चंस या टू द पॉइंट नोट करवाए गए हैं उनको आप रिवाइज करते रहिए और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए। ठीक है, क्योंकि जो पोर्शन आने वाला है आपके एग्ज़ाम में, और टेबल कल देखेंगे और ग्राफ का देखेंगे, क्वेश्चन जो आएंगे आपके एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी गद्यांश के 10 होंगे, तो 30 नंबर तो आपका केवल और केवल आप प्रैक्टिस करते रहिए। 30 नंबर आपके यहीं से आ जाएंगे। ना तो कुछ ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत है ना कुछ। ठीक है, तो केवल और केवल प्रैक्टिस करिए, वहाँ से आपके 30 नंबर कवर हो जाएंगे। मैथ रीजनिंग है 5-5 नंबर, तो 20 को जोड़ लेंगे तो 10 नंबर हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो 30-40 नंबर आपके ऐसे होंगे प्रैक्टिस। अभी आपके पास टाइम है। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है इन चारों टॉपिक से, ठीक है, तो इन 4-5 टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिए। बाकी जो बचे हुए टॉपिक जी के जीएस के हैं, इनको जो करवाया गया है दोस्त, उसी को आप रिवाइज करते रहिए। उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, बस आप इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए सिलेबस क्रमांक 13, 14, 15 का अच्छा से। ठीक है, क्योंकि 10 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। बाकी करंट अफेयर्स का आप लोग वहाँ से जो एक घटना सार का करवाया गया है वन लाइनर, उसको कवर कर लीजिए। यूपी स्पेशल का करवाया गया है। बाकी घटना चक्र को पढ़ लीजिए, जो मैगजीन दी गई है, वीडियो आप देख लीजिए। इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट को। पहला प्रश्न है कि गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? आपका सही जवाब होगा वर्ष 1919 ईस्वी में। वर्ष 1919 में रौलट एक्ट के विरुद्ध देशव्यापी विरोध कानून हेतु गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू करने का सुझाव दिया था। इसके बाद वर्ष 1919 में ही सत्याग्रह सभा जो है वो गठित की गई थी। अगला प्रश्न है, शेर शाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कालिंजर में। तो कालिंजर अभियान के दौरान किले की दीवार से टकराकर लौटे एक गोले के विस्फोट से शेर शाह की 1545 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। कहाँ? कालिंजर में। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? पुलकेशिन द्वितीय, तो आपका सही जवाब होगा वातापी के चालुक्य। क्या? ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर सही जवाब होगा जेम्स प्रिंसप। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन ए, लोपामुद्रा। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। यथा जैसे कि आप देख सकते हैं कि अपाला है, लोपामुद्रा हो गई, विश्ववारा, घोषा आदि, ये सब थी। ठीक है, और यहाँ पर जो लोपामुद्रा है वह अगस्त्य ऋषि की क्या थी? पत्नी थी। अगला प्रश्न, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा था? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, राणा सांगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, खानवा का जो युद्ध हुआ था वह किसके किसके बीच? तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें कि राणा सांगा क्या हुआ था? पराजित हुआ था। और जो खानवा का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था?
तो वर्ष 1527 ईस्वी में। कब? 1527 ईस्वी में। और बाबर ने ही इस युद्ध में कौन सा नारा दिया था? तो जिहाद का नारा जो है इसी युद्ध में दिया गया था बाबर के द्वारा। प्रश्न संख्या 7वां है कि नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? नौजवान भारत सभा। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह ने वर्ष 1926 ईस्वी में। कब? वर्ष 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। और इसमें सहयोगी रहे छबील दास और यशपाल। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 ईस्वी की संघर्ष में भाग नहीं लिया था? जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम रहा, तो उसमें किसने भाग नहीं लिया था? अब जैसे कि तात्या टोपे हैं, टीपू सुल्तान, नाना साहिब, रानी लक्ष्मीबाई। तो तात्या टोपे भी थे, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई भी रहीं, नाना साहब भी रहे, लेकिन टीपू सुल्तान, यहाँ ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नाना साहिब की जो लड़े गए थे, इन्हें नेतृत्व किया था ये कानपुर से, रानी लक्ष्मीबाई भी लखनऊ से थी। ठीक है, तो ये लोग जो है नेतृत्व किए थे जो 1857 का संघ हुआ था। इसके बाद टीपू सुल्तान की बात की जाए तो टीपू सुल्तान की जो है वह मृत्यु हो गई थी इसके पहले ही 1799 ईस्वी में, जब टीपू सुल्तान जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, तो उसमें जो है इनको वीरगति प्राप्त हुई थी। कह सकते हैं कि उसमें जो है ये मृत्यु हो गई थी। मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। ठीक है, तो 1799 में ही इनकी मृत्यु हो गई, तो ये कहाँ रहेंगे? तो 1857 में ये नहीं थे, भाग भी नहीं लिए थे। अगला प्रश्न है 1916 ईस्वी में। तो 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आए थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, समझौता है, एग्जाम में पूछा जाता है 1916 का। तो ये लखनऊ पैक्ट की बात करता है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो लखनऊ जो पैक्ट 1916 हुआ था उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के जो है वो निकट आ गए थे। ठीक है, बीच में जो काफ़ी इन लोगों में मनमुटाव था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान की स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय कौन था? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है, जो बंटवारे का जो विभाजन का, भारत विभाजन का जो प्रश्न योजना इन्होंने प्रस्तुत किया था वह 3 जून 1947 ईस्वी को। कब? 3 जून 1947 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है दोस्तों वह है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुएज नहर किस किस को जोड़ती है? सुएज नहर, तो यहाँ पर सही जवाब होगा भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज नहर जो है वो जोड़ती है। ठीक है, तो काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न रेगिस्तानों के उनके स्थानों के अनुसार सही ढंग से जोड़ बनाइए। तो रेगिस्तान दे रखा है, स्थान दे रखे हैं, कौन सा रेगिस्तान जो है वो कहाँ पाया जाता है, कौन से महाद्वीप में। ठीक है, तो एशिया कंटिनेंट, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, तो यहाँ पर बताना है। तो कालाहारी की अगर बात की जाए तो कालाहारी जो है ये अफ्रीका कंटिनेंट में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कालाहारी का क्या करेंगे? अफ्रीका। आटाकामा की अगर बात की जाए तो आटाकामा दक्षिण अमेरिका है, और थार मरुस्थल जो है एशिया, और ग्रेट विक्टोरिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप मिलान करेंगे तो ए का 3 और बी का 1, ए का 3 बी का 1, तो बी का 1 जो है किसी में दिख नहीं रहा। ऑप्शन डी यहाँ पर आप सही जवाब चुन लेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 है कि वायु में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो सही जवाब होगा, वायु में जो सर्वाधिक मात्रा होती है दोस्तों किसका होता है? तो नाइट्रोजन का होता है। ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा है लगभग जो है वो 78% पाई जाती है। इसके अलावा नाइट्रोजन के अलावा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड,
ये सभी जो गैसें हैं वो वायुमंडल में उपस्थित होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, तो सबसे जो पुरानी पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी सबसे जो पुरानी पर्वत श्रृंखला है वो अरावली पर्वत श्रृंखला है, जिसका विस्तार जो है लगभग दिल्ली से लेकर के जो है वो गुजरात तक, ठीक है, दिल्ली से लेकर जो है वो गुजरात तक जो है फैला हुआ है अरावली जो श्रृंखला है। और अरावली जो श्रृंखला है इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वह कौन सी है? तो इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वह है गुरु शिखर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के, तो यहाँ पर सही जवाब होगा आपका प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम रहा केसी त्यागी। अच्छा, वर्तमान में जो हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो याद रखना वो हैं एन.के. सिंह। कौन है? एन.के. सिंह। आप, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है? कृषि आयकर, तो यहाँ पर सही जवाब होगा क्योंकि जो एग्रीकल्चर होता है वह स्टेट का सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है नई आर्थिक नीति किससे संबंधित है? नई आर्थिक नीति किससे संबंधित है? सही जवाब होगा आपका उदारीकरण, निजीकरण और विश्व व्यापारीकरण से संबंधित है। सभी की सभी जो ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। नई आर्थिक नीति परिवर्तनों की एक प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत कब हुई है? तो शुरुआत जो हुई है वह 24 जुलाई 1991 ईस्वी में। अगला प्रश्न है उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुई है? उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ है? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो सबसे ज़्यादा हुआ है डेवलपमेंट के, तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा दोस्तों वह होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बैंकिंग क्षेत्र में CBS में C का पूर्ण रूप क्या है? तो यह CBS का जो फुल फॉर्म है C से हो जाएगा आपका कोर, ठीक है, कोर, B से हो जाएगा बैंकिंग और S से हो जाएगा सॉल्यूशन। तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, तो यहाँ पर C का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? कोर। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था या किसने दिया था? तो ये जो पंचायती राज व्यवस्था इसके जो जनक माने जाते हैं वो बलवंत राय मेहता। ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। साथ ही जो बलवंत राय मेहता समिति है इसका जो गठन किया गया था वह वर्ष 1957 ईस्वी में, ठीक है। तो 1857 काफ़ी याद आता है स्वतंत्रता संग्राम का, तो याद रखना है वर्ष 1957, ठीक है। बाकी जो अशोक मेहता समिति है द्विस्तरीय की बात किया करती थी, ठीक है। चलिए, तो 22 नंबर है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जो पीठ स्थित है दोस्तों वह है जबलपुर मध्य प्रदेश में। और इसकी जो 2 खंडपीठ हैं, एक तो ग्वालियर में है, दूसरा जो है इंदौर में है, ठीक है। जैसे कि अपना उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश का जो न्यायालय का जो पीठ है कहाँ है? तो इलाहाबाद है, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है। और खंडपीठ की बात की जाए तो खंडपीठ कहाँ है? तो खंडपीठ जो है वो लखनऊ में है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में कुल कितने जो है वो संसदीय सीटें यानी राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? यानी महाराष्ट्र से कितनी राज्यसभा सीटें जो है वो आती हैं? महाराष्ट्र की यहाँ पर बात की जा रही है। तो सही जवाब होगा दोस्तों बी ऑप्शन, ठीक है, 19 राज्यसभा सीटें हैं। जैसे अपने उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश जो राज्यसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं? 31 है। विधान परिषद की कितनी है? 100 है, क्योंकि यूपी का पेपर देने जा रहे हैं तो ये मालूम होना चाहिए। साथ अगर लोकसभा की बात की जाएगी तो 80 हैं, ठीक है। वहीं पे अगर पूछा जाएगा विधानसभा की तो 403। अगला प्रश्न है दोस्तों मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? तो संपत्ति को जो अधिकार को हटाया गया है वो 44वीं संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। मौलिक अधिकार हुआ करता था संपत्ति का अधिकार, लेकिन इनको 44वीं संविधान 1978 में जो है इसको आर्टिकल नंबर 300A में जो है इसको जोड़ दिया गया, यानी इसको अब जो है आप एक तरह से कहेंगे कि इसको विधिक अधिकार जो है वो बना दिया गया है, कानूनी अधिकार, ठीक है।
अगला प्रश्न है कि भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में जो संघ राज्य क्षेत्र हैं यानी यूनियन टेरिटरी की अगर पूछा जाएगा तो 8 हैं, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। जैसे कि दिल्ली हो गया, ठीक है, दिल्ली पुद्दुचेरी की इसलिए पहले कह रहे हैं क्योंकि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है यहाँ के जो MLA होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, दिल्ली और पुद्दुचेरी के, ठीक है। तो दिल्ली हो गया, पुद्दुचेरी है, चंडीगढ़ है, दादरा और नागर हवेली है, दमन द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जम्मू कश्मीर लद्दाख, ये नए 2 बने हैं, ठीक है। उसके बाद लक्षद्वीप। तो टोटल कितने हैं? 8 हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। तारों का प्रकाश विभिन्न वायुमंडलीय परतों से अपवर्तन के पश्चात हम तक पहुंचता है, जिसके कारण रात में तारे जो है वो चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पीतल मिश्र धातु की मुख्य घटक कौन से हैं। सही जवाब होगा आपका तांबा और जस्ता, ठीक है। तांबा और जस्ता का जो है मिश्र धातु है पीतल। अगला प्रश्न है PVC किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा दोस्तों विनाइल क्लोराइड, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो अगर PVC का भी आपको जो अगर फार्मूला पूर्ण रूप यानी आप कह सकते हैं फुल फॉर्म अगर मालूम हो कि पॉली विनाइल क्लोराइड होता है तो भी आप लगा ले जाएंगे, ठीक है। सही उत्तर के साथ साथ सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर मिलाना है। विटामिन दे रखे हैं और विटामिन की आप देख सकते हैं वैज्ञानिक नाम है B1, B2, B6 और B12 दे रखे हैं, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। यहाँ पर सही जवाब क्या होगा आप को बताना है दोस्तों। तो B1 की अगर बात की जाए तो विटामिन B1 का जो वैज्ञानिक नाम है इसको आप कहेंगे विटामिन B1 थायमीन, यानी A का 3 होगा। अगर आपने A का 3 100% आप कन्फर्म हैं तो A का 3 यहाँ पर केवल और केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आप बिल्कुल सही लगा देंगे। अगर आपको A का 100% कन्फर्म है तो अगर आपको कुछ नहीं मालूम है तब भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। विटामिन 2B की बात की जाए तो विटामिन B2 जो है वो है राइबोफ्लेविन। विटामिन B6 तो विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन है, जबकि विटामिन B12 वो है साइनोकोबालमिन। ऑप्शन जो है यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 30वां है, ठीक है। तो ये भी लास्ट प्रश्न है साइंस से रिलेटेड ECG। तो ECG का जो फुल फॉर्म होता है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। इसे किसकी पद्धति को दर्शाता है तो कार्डियो अगर आपने पकड़ लिया कार्डियोलॉजी तो ये हो जाएगा हृदय। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। तो ECG जो है एक प्रकार का चिकित्सकीय यानी परीक्षण होता है जिसमें कि हृदय की जो गतिविधि है उसको दर्शाता है, ठीक है। तो एक तरह का टेस्ट है। अगला चलते हैं। अगला प्रश्न हिंदी का है दोस्तों कि दैवज्ञ का अर्थ क्या है। तो आपका सही जवाब होगा ज्योतिषी, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। दैवज्ञ का तात्पर्य होता है भाग्य जानने वाला अर्थात ज्योतिषी। और दैव का क्या अर्थ होता है तो भाग्य, दैवज्ञ जानने वाला, ठीक है। तो भाग्य के जानने वाला अर्थात ज्योतिषी। अगला प्रश्न है कि लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत जो है वो सुमेलित है, ठीक है। तो 4 यहाँ पर दिए हैं, लेखक और उनकी कृति है। तो यहाँ पर जो गलत जवाब है दोस्तों यानी इसका सही जवाब क्या होगा, आंसर क्या है इसका सही, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, ठीक है। दर्शन दिग्दर्शन यहाँ पर जो रामचंद्र शुक्ल को दर्शाया गया है यह रामचंद्र शुक्ल का नहीं है, यह किसका है, राहुल सांकृत्यायन का, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन दे रखे हैं बोलगा से गंगा यह राहुल सांकृत्यायन का है। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती का है, जबकि आर्यों का आदि देश यह किसके द्वारा जो है ये रचित है, यह डॉक्टर संपूर्णानंद। तो तीनों ऑप्शन सही हैं, डी गलत है क्योंकि दर्शन दिग्दर्शन जो है वो राहुल सांकृत्यायन का है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्धवर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्धवर्तनी तो या तो सिंपल सा या जो है
घर में लोग बोलते भी हैं, आप ज़रा बहुत हिंदी आती है आपको, ज़रा आशीर्वाद लिख के दिखाओ। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों असंधि विच्छेद से है। यहाँ पर संधि विच्छेद करना है। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद करें तो बहुत आसान है, इसका यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। पुनः धन जन्म बराबर क्या होगा, पुनर्जन्म। ठीक है, अगला प्रश्न है कि श्री गणेश का विलोम शब्द बताना है। श्री गणेश का विलोम, तो श्री गणेश का विलोम हो जाएगा इति श्री, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों करंट से रिलेटेड है। ठीक है, मंत्री दे रखे हैं, कौन सा मंत्रालय किसके पास है आपको बताना है। तो ज्योतिरादित्य यम सिंधिया की अगर बात की जाए तो ये काफ़ी फेमस रहे, तो इनको नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है वो मिला है, यानी डी का जो है 3 है। तो डी का 3 अगर आपने चूज कर लिया 100%, तो किसी में 3 दिख नहीं रहा और ये 100% कन्फर्म भी है, तो आप ऑप्शन ए लगा देंगे, बिल्कुल सही जवाब, बाकी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान की अगर बात की जाए तो धर्मेंद्र प्रधान जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। अश्विनी वैष्णव किसका मंत्रालय इनके पास है, तो ये है इनके पास रेल मंत्री। ठीक है, किरण रिजिजू की अगर बात की जाए तो किरण रिजिजू है कानून और न्याय मंत्रालय इनके पास। ठीक है, जो कि पहले खेल मंत्रालय हुआ करता था। धर्मेंद्र प्रधान के पास पेट्रोलियम हुआ करता था, अब इनको केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय मिल गया है। चलिए अगले चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता योनेक्स स्विस ओपन 2021 के महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है, महिला एकल। तो यहाँ पर सही जवाब होगा आपका, इनका नाम है कैरोलिना मारिन, ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अप्रैल 2021 में कौन सा भारतीय बैंक सेंट्रल बैंक्स एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम का सदस्य बन गया है, ऑप्शन बी यहाँ सही जवाब हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सा बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है दोस्तों, जून 2021 में G7 राष्ट्रों का 47वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, G7। तो यहाँ पर सही जवाब होगा कार्बिस बे कार्नवाल में, ऑप्शन भी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो यह स्थान, यह प्लेस है कहाँ पर, ये जो है वो यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक है, अच्छा G7 में कौन कौन से जो सदस्य हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 है, जिसमें कि आप देखेंगे कि यहाँ पर सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2021 पूछा जा रहा है कि भारत की रैंकिंग कितनी है। तो यह जो सूचकांक है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यह सतत विकास समाधान नेटवर्क और बर्टल्समैन इंस्टीट्यूट द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। इसमें भारत की जो रैंकिंग है, अपने प्यारे भारत की, वो रैंकिंग है 120, ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो पहले स्थान पर जो देश है उसका नाम है फिनलैंड। ठीक है, कौन सा देश है दोस्तों, फिनलैंड नंबर 1 पर है, किसमें, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2021 में। भारत के कितना रैंक है, 120। अगला प्रश्न है कि डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा, डगमारा। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोसी नदी। ठीक है, और यह जो डगमारा जल विद्युत परियोजना है, यह किसका जो क्षमता होगा वह कितना होगा क्षमता, तो इसकी जो क्षमता होगी दोस्तों वह होगी 130.1 मेगावाट की। ठीक है, तो क्षमता भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बाकी कोसी नदी का आप समझ रहे होंगे किस स्टेट में होगी, तो बिहार में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किसे टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, कौन सा पुरस्कार, टेम्पल्टन पुरस्कार। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर जीन गुडाल को, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस वैश्विक संगठन ने लापता व्यक्तियों की पहचान करने हेतु आई फैमिलिया नामक वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है, आई फैमिलिया। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इंटरपोल। कौन, इंटरपोल। ठीक है,
अगला प्रश्न है मुलाग मेडल पाने वाला विश्व का पहला क्रिकेटर कौन है? कौन सा मेडल? मुलाग मेडल। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, अजिंक्य रहाणे। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में किस मशहूर शास्त्रीय गायक और संगीतकार का निधन हो गया, जिन्हें संगीत के क्षेत्र में जूनियर तानसेन के नाम से बुलाया जाता है? तो इनका निधन हो गया, तो इनको किस नाम से बुलाया जाता था? ये जूनियर तानसेन थे, तो इनका नाम रहा उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश दे रखे हैं और मुद्राएं हैं, इनको यहाँ पर मिलान करना है। तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या होगा? तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो बांग्लादेशी टका होती है, तो ऑप्शन यहाँ पर 1 का सी हो जाएगा। म्यांमार की अगर बात की जाए तो म्यांमार की जो करेंसी है, म्यांमार की करेंसी कौन सी है? ये है, ठीक है, क्यात। ऑप्शन डी यहाँ पर होगा 2 का। ठीक है, तो 2 का डी हो जाएगा। मालदीव की अगर बात की जाए दोस्तों तो मालदीव की हो जाएगी रूफिया। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। उसके बाद भूटान की अगर बात की जाए तो भूटान की होगा नुगुम त्रुम। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। तो अगर आप मिलाएंगे यहाँ पर तो ए का सी आप किस में देख सकते हैं? तो 1 का सी दोनों में दिख रहा है, तीनों दोनों को पकड़ो। ठीक है, क्योंकि 100% है, 1 का जो है वो सी होगा। म्यांमार की अगर बात की जाए तो 2 का जो है डी होगा, इन्हों दोनों में दिख रहा है। ठीक है, तो 3 और 4 को आप पहचानना है, तो भूटान को क्या होगा? ए, तो 4 का ए। ठीक है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में गमछा क्या है? गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है। तो गमछा किस राज्य में जो है वो सांस्कृतिक प्रतीक है? यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो सही जवाब आपका हो जाएगा असम राज्य का। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि वाइज एंड अदरवाइज अ सैल्यूट टू लाइफ की लेखिका कौन है? ऑप्शन सी हो जाएगा सुधा मूर्ति। ऑप्शन सी सुधा मूर्ति। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, सही जवाब होगा ऑप्शन सी हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। और नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। अगला प्रश्न है कि कलिंग पुरस्कार किस संस्थान अथवा संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? कौन सा पुरस्कार? कलिंग पुरस्कार। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब होगा यूनेस्को। अगला प्रश्न है कि 8 मई किस रूप में मनाया जाता है? यानी 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व रेड क्रॉस दिवस। कब? 8 मई को। अगला प्रश्न है निम्न में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र, कौन सा केंद्र? भारत का शून्य मील केंद्र भी कहा जाता है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा नागपुर को। ठीक है, तो नागपुर शहर को भारत के शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है और यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, नागपुर। अगला प्रश्न है कि यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? कौन सा? यक्षगान। तो यक्षगान का संबंध जो है वह कर्नाटक राज्य से है। कहाँ का लोक नृत्य है ये? कर्नाटक राज्य का। अगला प्रश्न है कि गुदई महाराज, कौन से महाराज? गुदई महाराज का कौन सा वाद्य यंत्र जो है वो बजाते हैं? ठीक है, तो गुदई महाराज ये जो है तबला वादक थे। ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो गुदई महाराज, और ये खासकर यूपी से बनारस घराने से बिलोंग करते हैं। गुदई महाराज इनको कहा जाता है। उनका जो नाम है वो है समता प्रसाद। क्या नाम है? समता प्रसाद इनका नाम है। ठीक है, तो बनारस घराने से है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कौन सी वादक यंत्र है? तबला वादक। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत भारती सम्मान के लेखक कौन हैं? यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त।